गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं भाई आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स डेली आप लोगों के लिए हम यहाँ पे लुसेंट और एनसीईआरटी के प्रश्न लेकर आते हैं फ्रेंड्स, जो हर एग्जाम के लिए मेरे साथियों इंपॉर्टेंस होता है। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, उस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि हम लोग लुसेंट के एक एक चीज को पढ़कर और एनसीईआरटी की एक एक चीज को पढ़कर हम लोग यहाँ पे प्रश्नों को तैयार कर कर मेरे साथियों आपके सामने लेकर आते हैं, जो क्लास में आप लोगों के लिए हम कराते हैं। तो डेली ये क्लास कराते हैं फ्रेंड्स, रिकॉर्डेड क्लास होती है जो आपके लिए इंपॉर्टेंस होता है। और उसके साथ जो क्लास चलती है 7 को लाइव क्लास चलती है 7 PM में, उसमें भी हम लोग मिक्स कंटेंट को करते हैं, यानी लुसेंट और एनसीईआरटी के प्रश्नों को करते हैं। टॉपिक वाइज भी प्रश्न कराते हैं और जो मिक्स प्रश्न जो होता है उसको भी हम फ्रेंड्स आप लोग की क्लास में करा देते हैं। तो मेरे साथियों आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, और जो भी आप लोग के पास ग्रुप होंगे आप लोग उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज जो क्लास हम लोग देखेंगे ना 44वां क्लास है मेरे साथियों। आज जो क्लास है 44वां क्लास है, और हम लोग एनसीईआरटी और लुसेंट के प्रश्नों को करने वाले हैं। और फ्रेंड्स आप लोगों से उम्मीद यही है कि जो हम आप लोग के लिए प्रश्न ले आते हैं, जो गलत होता है मेरे भाई, तो उस गलत प्रश्नों को आप लोग सोचिए, जरा सोचिए कि कैसे हम गलत प्रश्नों को कर रहे हैं। यही तो अगर एग्जाम में आ जाएगा और हमारे से गलत हो जाएगा तो ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा फ्रेंड्स। तो मेरे भाई मेरे साथियों आप लोग इस चीज को जरा सोचिएगा कि जो भी आप कहीं भी पढ़ाई करते होंगे, जो भी प्रश्न गलत होंगे तो भाई उसको दोबारा बनाने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो आप लोगों से मेरे साथियों यही रिक्वेस्ट है। आइए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। यहाँ पे फ्रेंड्स पहला प्रश्न दिया गया है कि भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था। बहुत सुंदर सा प्रश्न है मेरे साथियों कि भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था। 31 जनवरी 1601 को, 31 दिसंबर 1600 को, 1 जनवरी 1600 को और 30 मार्च 1610 को। तो मेरे साथियों यहाँ पे जो महारानी एलिजाबेथ के द्वारा दिया गया था जो, तो यहाँ पे जो सही आंसर जाएगा ना 31 दिसंबर 1600। क्या जाएगा फ्रेंड्स 31 दिसंबर 1600 राइट आंसर यहाँ पे मेरे साथियों बी ऑप्शन सही जाएगा। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स सेकंड प्रश्न पे। यहाँ पे जो सेकंड प्रश्न दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ में से ही उग्र राष्ट्रवादियों का वर्ग था। बहुत अच्छा सा ये प्रश्न है मेरे साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभ से ही यानी आरंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का वर्ग था। इनमें से कौन जो है वह शामिल नहीं है। जो उग्र राष्ट्रवादियों का वर्ग था वह इसमें से कौन से ऑप्शन में साथियों शामिल नहीं है, वो चीज को हम लोग को देखना है। तो बाल गंगाधर तिलक की बात करेंगे तो भाई शामिल थे, ठीक है। इसके बाद लाला लाजपत राय भी थे ना, ये भी शामिल थे। लेकिन फ्रेंड्स जो गोविंद रानाडो दिए गए हैं ना, यहाँ पे देख रहे हैं जो सी ऑप्शन में, ये मेरे साथियों शामिल नहीं थे। तो यहीं पे भाई सी ऑप्शन जो होगा ना यह मेरे साथियों सही आंसर जाएगा। बहुत झकास प्रश्न है मेरे भाई, एनसीईआरटी का प्रश्न है भाई, ध्यान दीजिएगा प्रश्न पे। ओके आगे बढ़ते हैं भाई, देखेंगे तीसरा प्रश्न। यहां पे देखिए तीसरा जो प्रश्न दिया गया है कि 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था। हाँ भाई बिल्कुल, यहाँ पे जो प्रश्न में जो कह रहा है ना बात है, ये बिल्कुल सही बोल रहा है कि 1916 में भाई कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था। यानी लखनऊ समझौता कब हुआ था, तो लखनऊ समझौता मेरे साथियों 1916 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था भाई, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। चलिए भाई इतना तो हम लोग को पता चल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुआ, जो उसके जो वो चीज समझौता हो गया तो उसके बाद कौन सा घातक जो परिणाम हुआ, रिजल्ट निकल कर आया, वह सिद्ध हुआ। बहुत सुंदर सा प्रश्न है मेरे भाई। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग में परस्पर सहयोग में वृद्धि हो गया, ये बात भाई गलत बात कर रहा है। समझौता होने पर कटुता में वृद्धि हो गया। इसके बाद सी में देखेंगे कि कांग्रेस और मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ हो गया। मतलब मेरे साथियों यहाँ पे जो सही आंसर जाएगा ना, बिल्कुल ये सही आंसर जा रहा है। कांग्रेस और मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का क्या हो गया फ्रेंड्स, आरंभ हो गया। मतलब यही जो है ना, जब लखनऊ समझौता हुआ तो ये घातक रिजल्ट निकलकर उस समय आया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मेरे साथियों सी ऑप्शन जो जाएगा ना बिल्कुल सही जाएगा। और थोड़ा सा फ्रेंड्स आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि बाहर इतना माइक बज रहा है ना, तो आवाज आ रही होगी अगर आप लोग के सामने, तो फ्रेंड्स उसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, 4 प्रश्न देखेंगे।
यहाँ पे जो फोर प्रश्न दिया गया है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। बहुत झकास प्रश्न है भाई, बहुत मस्त प्रश्न है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बात करने के लॉर्ड वेवले, नहीं भाई लॉर्ड वेवले के काल में नहीं हुआ था, गलत जाएगा। लॉर्ड वेलिंगटन, ये भी गलत जाएगा। लॉर्ड लिनथिंगो की बात करेंगे ना फ्रेंड्स, तो सी ऑप्शन यहाँ पे मेरे भाई सही जाएगा। तो याद रखिएगा मेरे साथियों, कभी नहीं भूलना है और कभी भी प्रश्नों जो आएगा इसमें से बनेंगे तो मेरे भाई गलती नहीं करना है। गलती करना है तो बहुत ज्यादा अफसोस भी होता है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में आरंभ हुआ था, किस गवर्नर जनरल के काल में प्रारंभ किया गया था, लॉर्ड लिनथिंगो के काल में। तो मेरे साथियों सी ऑप्शन सही जाएगा। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स 5 प्रश्न पे। 5 प्रश्न दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और सबसे प्रमुख संस्था कौन थी। बहुत सुंदर सा प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पूर्ववर्ती संस्था है उसमें सबसे पहली और सबसे प्रमुख संस्था जो थी ना, कौन सी थी भाई। तो यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस, नहीं गलत जाएगा। इंडियन एसोसिएशन की बात करेंगे मेरे साथियों, गलत जाएगा। हाँ, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की बात करेंगे तो बिल्कुल सही जाएगा। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की बात करेंगे साथियों, सही जाएगा, यानी सी ऑप्शन मेरे भाई सही आंसर जाएगा। और एक बार आप लोगों के पास जो भी ग्रुप होंगे फ्रेंड्स, उस ग्रुप में इस वीडियो को, लेक्चर को शेयर कर दीजिएगा और भी भाई को पढ़ने में मदद करिएगा। और इस चैनल को थोड़ा सा बड़ा करने में भी मेरे भाई आप लोग का सहयोग, बहुत ज्यादा योगदान की जरूरत है, ठीक है। तो आप लोग इस परिवार को बहुत बड़ा कीजिए फ्रेंड्स। 6 प्रश्न की बात करेंगे कि साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन से दिया गया ना, जो स्टेटमेंट्स दिया गया है, आप लोग देख रहे हैं 4 ऑप्शन में, वह सही पूछा गया है, यानी ट्रू कौन सा है। बहुत धमाकेदार प्रश्न है भाई ये, 6 नंबर। तो देखिए साइमन कमीशन की सिफारिश के जो संदर्भ में यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा गया यहाँ पे देखेंगे तो पूछा गया कि इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की अनुमति दी। नहीं भाई, यहाँ पे उसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी करने का भाई जो प्रतिस्थापित करने का जो स्तुति दिया गया है ना, मेरे भाई ये गलत कर रहा है, ठीक है, इसे गलत करेंगे, ये गलत जाएगा। अगर बी ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे कि इसने गृह विभाग के, नहीं भाई गृह विभाग का जो दिया गया है के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया गया, नहीं दिया गया, ठीक है, ये गलत कर रहा है, ये भी गलत जाएगा। अगर सी ऑप्शन देखेंगे कि इसने केंद्र में द्विसदन सदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया, बिल्कुल सही बात बोल रहा है फ्रेंड्स कि जो साइमन कमीशन के जो सिफारिश के संदर्भ में जो था कि उसमें जो केंद्र सरकार थे उसमें द्विसदन सदन विधायिका का उन्मूलन का सुझाव दिया गया था, ठीक ना। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सी ऑप्शन बिल्कुल अच्छे तरीका से सही जाएगा। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, जो 7 प्रश्न है देखिएगा। 7 प्रश्न है कि दादाभाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे इस तरह से भी प्रश्न मेरे भाई पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय नेता कौन थे। तो आप लोगों के तुरंत दिमाग में ये प्रश्न का आंसर आ जाना चाहिए कि दादाभाई नौरोजी थे। देखिए प्रश्न बन गया ना। चलिए उसके आगे प्रश्न क्या कह रहा है कि उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था। जो दादाभाई नौरोजी थे उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर जो है उस चुनाव को जीते थे। फ्रेंड्स लेबर पार्टी की बात किया है, नहीं, लेबर पार्टी के हिसाब से वह जो है चुनाव नहीं जीते थे, गलत जाएगा। इसके बाद देखेंगे कंजर्वेटिव पार्टी, ये भी गलत जाएगा। निर्दलीय पार्टी, ये भी गलत जाएगा। लिबरल पार्टी जो दिया गया ना फ्रेंड्स, ये डी ऑप्शन मेरे भाई सही कर लिएगा, लिबरल पार्टी, ठीक है। लिबरल पार्टी के हिसाब से वह चुनाव जीते थे, ठीक ना। और इसके बाद वह जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय बने थे। इसके आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, 8 प्रश्न है। 8 प्रश्न है कि भारत पर हूणों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था। हूणों का जो प्रथम आक्रमण है ना फ्रेंड्स, वह भारत पर किसके शासक के समय, मतलब किस शासक के समय फ्रेंड्स हुआ था, यह प्रश्न पूछा गया। समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त। तो फिर मेरे भाई यहाँ पे जो सही ऑप्शन दिया गया है ना स्कंदगुप्त, ये सही जाएगा। तो फ्रेंड्स सी ऑप्शन को सही करिएगा। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, 10 प्रश्न है। ए होल अभिलेख किस शासक से संबंधित है। ए होल जो अभिलेख है ना, ये किस शासक से संदर्भित है फ्रेंड्स, संबंधित है स्कंदगुप्त। इसके बाद है फ्रेंड्स हर्षवर्धन पुलकेशिन द्वितीय। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बिल्कुल सही जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय, यहाँ पे सी ऑप्शन सही जाएगा। तो एहोल जो है ना, ये एहोल जो अभिलेख है एक प्रकार का क्या है फ्रेंड्स, एहोल एक प्रकार का अभिलेख है, ठीक है। ये पुलकेशिन द्वितीय शासक से संबंधित है। आगे बात करेंगे भाई, जो 10 प्रश्न है देखिएगा। 10 प्रश्न है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए रेव उपनिषद, ठीक है, ईशो उपनिषद,
कंठो उपनिषद, मुंडको उपनिषद। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो डी ऑप्शन दिया गया ना मुंडको उपनिषद, ये मेरे भाई सही जाएगा। यानी यहाँ पे बात करेंगे तो डी ऑप्शन को सही करिएगा। सत्यमेव जयते जो है ये मुंडको उपनिषद से संग्रहित है, ठीक है, डी को सही करिएगा। इसके आगे बात करेंगे फ्रेंड्स 11 जो प्रश्न है कि महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृतांत है। बहुत अच्छा सा प्रश्न है मेरे भाई, बहुत मस्त प्रश्न है ये। महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन का वृतांत है, इसका संबंध जो है किस शाखा से है, इसका संबंध मेरे साथियों ये किस शाखा से है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे देखेंगे फ्रेंड्स महायान दिया गया है, इसके बाद हीनायन, व्रजयान, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भाई यहाँ पे जो सही आंसर दिया गया है ना महायान, ये बिल्कुल सही दिया गया, महायान बिल्कुल यहाँ पे सही जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन भाई सही कर लीजिएगा। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स 12 प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे जो 12 प्रश्न देख रहे हैं कि अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था। अकबर के द्वारा जो बनाया गया था एक उपासना भवन, ठीक है, उस उपासना भवन का क्या नाम था, यह प्रश्न पूछा गया। तो इबादत खाना, फ्रेंड्स उस उपासना भवन का क्या नाम था, इबादत खाना। तो देखेंगे यहाँ पे जो ए ऑप्शन में दिया गया है दीवान ए खास, ये गलत जाएगा। दीवान ए आम, ये भी गलत जाएगा। हाँ भाई यहाँ पे जो सी ऑप्शन दिया गया है ना इबादत खाना, ये मेरे भाई सही आंसर जाएगा। तो साथियों सी ऑप्शन को आप लोग सही कर लीजिएगा। आगे बात करेंगे 13 प्रश्न। 13 जो प्रश्न है मेरे भाई कि सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन, देख रहे हैं यहाँ पे जो सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बाबारा किसके शासन काल में सुविख्यात हुए थे। फ्रेंड्स बहुत शानदार प्रश्न है। तो अकबर के शासन काल में जो है संगीतकार जो है तानसेन जो है और बैजू बाबारा ये विख्यात हुए थे। तो बाबर गलत जाएगा, ठीक है। हिमाओं की बात करेंगे गलत जाएगा। अगर फ्रेंड्स अकबर की बात करेंगे भाई तो सी ऑप्शन सही जाएगा, अकबर आप लोग सही कर लीजिएगा। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट जो प्रश्न है 14 नंबर। यहाँ पे देख सकते हैं 14 प्रश्न दिया गया है कि न्यू कैंसिल पोर्ट है जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह के रूप में इसे जाना जाता है, यह जो है किस देश में स्थित है। न्यू कैंसिल पोर्ट, ठीक है, यह किस देश में स्थित है फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यहाँ पे जो देखेंगे कनाडा दिया गया है, गलत है। ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे ना फ्रेंड्स, यह ऑस्ट्रेलिया में जो है न्यू कैंसिल पोर्ट जो है स्थित है, जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात जो है बंदरगाह माना जाता है। एक होता है एक्सपोर्ट और एक होता है इंपोर्ट। तो यहाँ पे इंपोर्ट की बात करें, निर्यात की बात करें, ठीक है। तो बी ऑप्शन मेरे भाई यहाँ पे सही जाएगा, सी नहीं बी ऑप्शन सही जाएगा। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे जो 14 प्रश्न है देखिएगा। 14 प्रश्न यहाँ पे जो दिया गया है ना, रुकिए थोड़ा सा फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हो गया, अच्छा हाँ 14 प्रश्न है कि न्यू कैंसिल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है। अरे भैया ये तो वही प्रश्न है ना भाई, ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पे सही जाएगा। एक ही प्रश्न क्या था फ्रेंड्स, ओ भाई एक ही प्रश्न था, चलिए कोई बात नहीं भाई, यहाँ पे बी ऑप्शन सही जाएगा। 15 की बात करेंगे। यहाँ पे जो 15 प्रश्न है कि देशांतर रेखाओं के संबंध में, यानी देशांतर रेखाओं के जो संबंध में कौन सा यहाँ पे जो पूछा गया है कि स्टेटमेंट जो सही है ना, ये कौन सा मेरे भाई सही जाएगा। तो यह अक्षांश रेखाओं के समानांतर होती है, नहीं, यह अक्षांश रेखाओं के समानांतर नहीं होती है, गलत बात जाएगा। इनकी संख्या 180 है भाई, ये भी गलत जाएगा। देशांतर रेखा जो है ये दूरी को प्रदर्शित करता है ना, ये भाई या ना, ये देशांतर रेखा जो होता है दूरी को प्रदर्शित नहीं करता है। अगर डी ऑप्शन तो बच गया तो बिल्कुल यह डी ऑप्शन सही जाएगा। देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी जो होता है यह विषुवत रेखा पर होती है। बिल्कुल यहाँ पे जो सही बात बोल रहा है देशांतर रेखा के बारे में कि जो देशांतर के जो मध्य जो होता है ना वह सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे डी ऑप्शन भाई सही जाएगा, तो डी ऑप्शन को आप लोग सही कर लीजिएगा। ओके भाई आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, देखेंगे 16 प्रश्न। यहाँ पे देखिए 16 प्रश्न दिया गया है कि उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है। ऊपर से पूछा गया है ना, उत्तर से शुरू हो रहा है और दक्षिण की ओर भाई जा रहा है। तो यहाँ पे पहाड़ियों का जो पूछा गया ना सही अनुक्रम कौन सा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अन्ना मलाई पहाड़िया, नन मलाई नहीं भाई, अन्ना मलाई पहाड़िया नन मलाई है, ठीक है। पहाड़िया नीलगिरी पहाड़िया, जवादी पहाड़िया और अन्ना मलाई पहाड़िया, नन मलाई पहाड़िया, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद देखेंगे ये गलत जाएगा, पहले नन मलाई आएगा, ठीक है। इसके बाद जवादी पहाड़ी आएगा, लेकिन यहाँ पे जवादी पहाड़िया नीलगिरी पहाड़िया के बाद दिया गया है, तो फ्रेंड्स ये गलत जाएगा। अन्ना मलाई पहाड़ी यहाँ पे आ गया, तो ये सीधा सीधी बात यहाँ पे साथियों गलत चल जाएगा। अन्ना मलाई पहाड़ी नहीं होगा, नल मलाई होगा, नल्ला मलाई की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो सी ऑप्शन दिया गया ना नल्ला मलाई पहाड़िया, ये बिल्कुल सही जाएगा। इसके बाद जवादी पहाड़ी आएगा फ्रेंड्स, इसके बाद जवादी पहाड़ी आएगा, नीलगिरी पहाड़िया इसके बाद आएगा, और लास्ट में जो होगा ना अन्ना मलाई
पहाड़िया है, ये सही जाएगा, अन्नामलाई पहाड़िया। ठीक है, तो भाई आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, उत्तर से जो दक्षिण की ओर जो है ना, ये पहाड़िया है नल्लामलाई पहाड़िया, इसके बाद जवादी पहाड़िया, इसके बाद है फ्रेंड्स नीलगिरी पहाड़िया और अन्नामलाई पहाड़िया। ओके भाई, गलत नहीं करिएगा, याद कर लीजिएगा। 17 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है, यानी विख्यात है। भाई कौन सी नदी है, तो यहाँ पे कोसी नदी सही जाएगा, महानदी गलत जाएगा, दामोदर गलत जाएगा, गंडक गलत जाएगा, कोसी को सही करिएगा मेरे भाई, बी ऑप्शन सही जाएगा, जो अपने मार्ग बदलने में बहुत माहिर है कोसी नदी। ठीक ना, तो 17 का बी सही जाएगा। 18 प्रश्न की बात करेंगे कि किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्तक जो होता है हो जाता है, किसके भाई, किसके वजह से होता है भाई, तो यहां पे बात करेंगे जलोढ़ मृदा से, गलत जाएगा। मरुस्थलीय बालू से, नहीं भाई गलत जाएगा। लेटराइट की बात करेंगे तो हाँ भाई बिल्कुल सही यहां पे जाएगा, सी ऑप्शन लेटराइट यहां पे सही जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे। यहाँ पे 19 प्रश्न दिया गया है कि प्रकाश के संबंध में कौन सा जो कथन है ना सत्य पूछा गया है। प्रकाश के संबंध में कौन सा जो कथन है स्टेटमेंट से दिया गया है फ्रेंड्स, वह सत्य पूछा गया है। यह जो होता है प्रकाश जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। हाँ भैया भा बिल्कुल यह सही बात बोल रहा है कि ये जो प्रकाश होते हैं ना, ये विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं और इसमें कण की प्रकृति पाई जाती है, कण की प्रकृति पाई जाती है, ऊर्जा का रूप भी माना जाता है इसे। तो मेरे भाई यहाँ पे जो डी ऑप्शन दिया गया है सभी ना ऑल, तो यहाँ पे भाई डी ऑप्शन सही जाएगा, उपरोक्त सभी को सही करिएगा। इसके आगे बात करते हैं फ्रेंड्स 20 नंबर प्रश्न। 20 प्रश्न है कि बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। बायोगैस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है फ्रेंड्स, इसका आंसर आप लोगों को बताना होगा। तो उस बायोगैस संयंत्र में जो होता है किण्वन होता है फ्रेंड्स। क्या होता है भाई, बायोगैस संयंत्र में किण्वन होता है, तो मेरे भाई यहाँ पे ए ऑप्शन सही जाएगा। इसके आगे बात करेंगे भाई 21 नंबर प्रश्न पे कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार क्या होता है। तो परमाणु का आकार बढ़ता है। देखिएगा ध्यान से प्रश्न पूछा गया है भाई, क्या यहाँ से पूछा गया है कि एक वर्ग में जब भी हम ऊपर से नीचे जाएंगे भैया, जब भी हम ऊपर से नीचे जाएंगे ना, तो वहां पे परमाणु का आकार बढ़ेगा। ठीक है, और नीचे से ऊपर आएंगे ना फ्रेंड्स, तो वहां पे परमाणु का आकार घटेगा। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स ऊपर से नीचे की बात किया है, तो ए ऑप्शन मेरे भाई चुपके से सही कर लीजिएगा, परमाणु का आकार बढ़ेगा। क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे परमाणु का आकार बढ़ेगा। ठीक है, आगे देखेंगे भाई 22 नंबर प्रश्न है। 22 प्रश्न है कि वायुमंडल में प्रकाश की किरण का प्रकाश का विसरण का कारण क्या होता है। वायुमंडल में जो प्रकाश का जो किरण होता है, विसरण होता है, वह भाई किसके वजह से होता है, उसका रीजन फ्रेंड्स क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गलत जाएगा। धूलकण की बात करेंगे तो मेरे भाई सही जाएगा। ठीक है, तो जो प्रकाश का विसरण होता है वह धूलकण ही होता है, जो हमारे वायुमंडल होता है। इसके आगे बात करते हैं फ्रेंड्स 23 प्रश्न। 23 प्रश्न देखिए भाई कि किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। -1 होता है, -2 होता है, सी होता है, मतलब 1 होता है, 0 होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 0 ऑप्शन जो दिया गया है ना, ये बिल्कुल सही जाएगा। तो किसी भी यौगिकों का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है ना, वो अब मेरे भाई 0 होता है, तो 0 सही करिएगा। 24 प्रश्न की बात करेंगे। 24 यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, प्रश्न है कि सर्प विक्रोची सुई, सर्प विक्रोची सुई किस तत्व का एक यौगिक है। किस तत्व का जो है फ्रेंड्स, यह जो है एक यौगिक है। ठीक है, तो स्वर्ण यौगिक का सही जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही करिएगा। किसका है भाई, तो स्वर्ण यौगिक का है। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स 25 प्रश्न है। यहाँ पे देखिएगा 25 प्रश्न। 25 यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है कि दाब पूछा गया है। दाब का जो विमीय सूत्र होता है ना, क्या होता है, क्योंकि दाब का मात्रक पास्कल होता है, तो ml t इनवर्स -2 ये गलत जाएगा। यहाँ पे जो सही होगा ना, ml के पावर -1 होगा और t के पावर जो होगा -2 होगा। ये जो होगा ना मेरे भाई, ये दाब का विमीय सूत्र माना जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे फ्रेंड्स बी ऑप्शन सही जाएगा। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, देखेंगे अगला जो हम लोग का 26 प्रश्न है ना कि जैव शैल क्या है। फ्रेंड्स जैव जो शैल है ये क्या है भाई, तो ये एक प्रकार का कोयला है। क्या है फ्रेंड्स, ये एक प्रकार का कोयला है, ऑप्शन ये सही करिएगा। 27 देखेंगे प्रश्न। 27 यहाँ पे जो प्रश्न है ना, वादास्त का भैया, यादाश्त यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, यादाश्त होना चाहिए, यादाश्त कर लीजिएगा, यादाश्त। ओहो यहाँ पे सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे गलत हो गया, यादाश्त इस तरह से होगा। ठीक है,
याददाश्त। ओके, याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के किस भाग से है? अच्छा सा प्रश्न है। जो हम लोग का आंखों की रोशनी है ना, याददाश्त है, उसका संबंध फ्रेंड्स मस्तिष्क के कौन से भाग से रिलेटेड है फ्रेंड्स? तो यहाँ पे बात करेंगे हाइपोथैलस, नहीं भाई गलत जाएगा। सेरेबेलम से बात करेंगे, ये भी गलत जाएगा। स्पाइनल कार्ड जो होते हैं ये गलत जाएगा। सेक्रम की बात करेंगे ना फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही जाएगा। डी ऑप्शन मेरे भाई सही कर लीजिएगा। आगे बात करेंगे 28 प्रश्न पे। एक जीवाश्म पंछी का नाम बताइए जो पंछी की तरह दिखता है, ठीक है, लेकिन सरीसृप के जैसा अन्य उसकी जो है विशेषताएं होती है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है भाई, बहुत मस्त ये प्रश्न है साथियों। आप लोग बताइएगा कि एक जीवाश्म पंछी का नाम बताना है जो पंछी की तरह तो दिखता है, लेकिन फ्रेंड्स सरीसृप के जैसा उसकी जो होती है उसके अंदर एक अन्य विशेषताएं जो होती है ना मौजूद होती है, वह कौन सा है? डोडो गलत जाएगा। यहाँ पे देखेंगे आर्कियोप्टेरिक्स, ये बिल्कुल सही जाएगा, ठीक है। आर्कियोप्टेरिक्स जो पटेरिक्स दिया गया, सॉरी फ्रेंड्स, आर्कियोपटेरिक्स जो दिया गया यहाँ पे बी ऑप्शन सही करिएगा, ठीक है। तो आर्कियोपटेरिक्स की बात करेंगे फ्रेंड्स, ये जो है सही आंसर जाएगा, बी ऑप्शन को सही करिएगा। इसके आगे बात करेंगे 29 प्रश्न है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व होता है ना फ्रेंड्स, वह कौन सा होता है? तो वह बात करेंगे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बी ऑप्शन सही जाएगा ना, ऑक्सीजन होता है। तो मानव शरीर में सबसे सर्वाधिक मात्रा में जो पाए जाने वाला तत्व है तो वह है ऑक्सीजन। इसके आगे बात करेंगे फ्रेंड्स 30 नंबर प्रश्न है, देखिए। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, परिपथ है यहाँ पे, क्या है फ्रेंड्स? परिपथ है। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स? तो किसका प्रयोग किया जाता है? आमीटर का? नहीं भाई, आमीटर का प्रयोग नहीं किया जाता है, वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका फ्रेंड्स से प्रयोग किया जाता है? तो वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। तो मेरे भाई बी ऑप्शन सही करिएगा। आगे बात करेंगे 31 प्रश्न है कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किन मतलब मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? बहुत अच्छा सा प्रश्न है, ये बहुत मस्त प्रश्न है कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन फ्रेंड्स कौन कर सकता है? संसद करेगा भाई? नहीं भाई, संसद तो कहां से करेगा? लोकसभा करेगा। लोकसभा कहां से करेगा? हाँ भाई, बहुत जो यहाँ पे मौलिक अधिकार का निलंबन करेंगे तो भारत के राष्ट्रपति जी करेंगे। कौन करेंगे? भारत के राष्ट्रपति जी करेंगे, ठीक है। इसके बाद 32 प्रश्न है कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है फ्रेंड्स? प्राक्कलन समिति के तो 1 वर्ष का केवल होता है, केवल 1 वर्ष याद रख लीजिएगा, ठीक है। प्राक्कलन समिति के जो सदस्यों का जो कार्यकाल होता है फ्रेंड्स वह 1 वर्ष का होता है। आगे बात करेंगे 33 प्रश्न है। 33 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि में पैसा निकाला जाता है? बहुत सुंदर सा प्रश्न है फ्रेंड्स। तो किसके अनुमोदन से? तो वह केंद्रीय वित्त मंत्री से? नहीं, गलत जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री से फ्रेंड्स? गलत जाएगा। भारत के राष्ट्रपति से? ये भी गलत जाएगा। भारत की जो संसद है ना फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही करेंगे, भारत की संसद है, ठीक है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स 34 प्रश्न देखेंगे। 34 प्रश्न है कि भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? जो विधि के समक्ष जो समानता है ना, ये किस देश के संविधान से लिया गया है फ्रेंड्स? ये बहुत अच्छा सा सुंदर सा प्रश्न है, कई बार आप लोग के लिए ऐसा ही प्रश्न लेकर आ रहे हैं। तो अमेरिका के संविधान से? गलत जाएगा। जापान के संविधान से? जर्मनी के संविधान से? ब्रिटेन के संविधान से? तो यहाँ पे ब्रिटेन के संविधान से, डी ऑप्शन मेरे भाई सही करिएगा। विधि के समक्ष जो समान है। यहाँ पे 35 प्रश्न है कि संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? संविधान संशोधन प्रक्रिया है, किस भाग में इसको उल्लेख किया गया है फ्रेंड्स? तो भाग 12 में किया गया, गलत जाएगा। भाग 16 गलत जाएगा। भाग 18 गलत जाएगा। भाग 20 में किया गया, किसमें किया गया? भाग 20 में, ठीक है। तो यहाँ पे डी को सही करिएगा। आगे बात कर रहे हैं फ्रेंड्स जो 30 नंबर 6 प्रश्न है, देखिए। सूची 1 और सूची 2 को मिलाने करना है। भाषाओं का उल्लेख, ठीक है, यहाँ पे सूची 2 है, यहाँ पे सूची जो है 2 है। भाषाओं का उल्लेख दिया गया है। दल बदल निरोध विरोध कानून, ठीक है। इसके बाद 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सुंदर सा अब मेरे भाई प्रश्न है, और यहाँ पे आप लोग ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। अगर बात करेंगे फ्रेंड्स, जो यहाँ पे सही आंसर जाएगा ना 2 1 4 3 मेरे भाई सही जाएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया जाएगा 2 1 4 3 ना, ये सही जाएगा। मतलब भाषाओं का जो उल्लेख होगा ना 8वीं अनुसूची में किया गया। भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में। दल बदल विरोध कानून है 10वीं अनुसूची, यहाँ पे 10वीं अनुसूची होगा, जो हम आप लोग को कल बताए थे, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन
संशोधन अधिनियम की बात करेंगे 11वीं अनुसूची, यहाँ पे 11वीं अनुसूची। भूमि सुधार अधिग्रहण संबंधित अधिनियम 9वीं अनुसूची में किया गया। कल आप लोग को ये सारा कुछ लास्ट वाले जो प्रश्न था ना उसमें बहुत कुछ अच्छे से डिटेल से पूरा समझाए थे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 1 4 3 विकल्प जो दिया गया ये सही जाएगा, मतलब दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, जो यहाँ पे 37 प्रश्न है इसको ध्यान से देखिएगा। 37 प्रश्न है कि 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था। बहुत सुंदर सा प्रश्न है ये फ्रेंड्स कि 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था फ्रेंड्स। तो लॉर्ड विलियम बेटी के अध्यक्षता में लॉर्ड मैकाले, बिल्कुल सही जाएगा फ्रेंड्स। बी ऑप्शन को आप लोग मेरे भाई सही कर लीजिएगा। लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में जो है ना 1833 के चार्टर अधिनियम का जो है इस आयोग का गठन किया गया था। इसके आगे बात करेंगे जो 38 प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी औषधि या क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है। प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है। तो फ्रेंड्स लाल क्रांति, नीली क्रांति, गुलाबी क्रांति। फ्रेंड्स गुलाबी क्रांति सही जाएगा ना, झींगा उत्पादन गुलाबी क्रांति। इसके आगे बात करेंगे 39 प्रश्न है निम्नलिखित में से किन दो संस्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है। ब्रेटन वुड्स जो है जुड़वा के नाम से जाना जाता है। बहुत झकास प्रश्न है भाई। तो IMS यहाँ पे दिया गया IMF WTO, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन और विश्व बैंक। IMF है और विश्व बैंक। मेरे भाई यहाँ पे सी ऑप्शन सही करिएगा, सी ऑप्शन को सही करिएगा। 40 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। 40 नंबर प्रश्न है कि किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। मतलब भारतीय रिजर्व बैंक का जो है राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। 1935 में, 1949 में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सही जाएगा 1949, बी ऑप्शन सही जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन को सही करिएगा। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे जो 41 प्रश्न है, यहाँ पे देखिए हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है। तो BD सावरकर का है। किसका है फ्रेंड्स, BD सावरकर का है, ठीक है। हिंदू राष्ट्र का मूलतः विचार BD सावरकर का है। आगे देखिएगा 42 प्रश्न है कि भारत में आयकर क्या है। भारत में जो आयकर है ना ये क्या है भाई। तो प्रत्यक्ष है और आनुपातिक है। नहीं भाई, प्रत्यक्ष आनुपातिक नहीं है। प्रत्यक्ष और यहाँ पे जो अनुपातिक दिया गया है ना, यहाँ पे प्रगतिशील होना चाहिए, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। प्रत्यक्ष है और प्रगतिशील है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, भारत में जो आयकर है ना, जो इनकम, यहाँ पे जो प्रत्यक्ष होना चाहिए और प्रगतिशील होना चाहिए भाई, बी ऑप्शन सही जाएगा। 43 देखेंगे। 43 प्रश्न है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी की बात किया तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का होगा। केरल गलत, कर्नाटक गलत, उड़ीसा गलत, आंध्र प्रदेश सही जाएगा, डी ऑप्शन भाई सही जाएगा। आगे बात करेंगे 44 प्रश्न। 44 प्रश्न है कि हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है। हिमानी उत्तम जो पर्व है ना, इसका संबंध जो है फ्रेंड्स किस खेल से है। कबड्डी से, मलखंब से। तो बिल्कुल यहाँ पे सही जाएगा, क्योंकि नाम तो गजब है और खेल भी गजब है। तो मलखंब यहाँ पे सही करिएगा, मलखंब। आगे बात करेंगे, यहाँ पे 45 प्रश्न है कि निपक है आंदोलन के प्रणेता किसे माना जाता है। बहुत मस्त प्रश्न है। निपक आंदोलन के प्रणेता फ्रेंड्स किसे माना जाता है। चैतन्य को, ज्ञानेश्वर को, दादू दयाल को। फ्रेंड्स सी ऑप्शन सही जाएगा ना, निपक आंदोलन के प्रणेता दादू दयाल को माना जाता है। आगे बात करेंगे 46 प्रश्न है कि द्रकमा सिक्का किसने चलाया। द्रकमा जो सिक्का है फ्रेंड्स ये किसके द्वारा चलाया गया था। ग्रीक के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन ये सही करिएगा। आगे बात करेंगे 47 है। 47 मेरे भाई देखिएगा प्रश्न है कि बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है किसके वजह से बढ़ाता है। खादर के वजह से, उर्वरा के वजह से, रेगुर के वजह से और यहाँ पे उसरा के वजह से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सही आंसर जाएगा ना ऑप्शन ए सही जाएगा, खादर के वजह से बढ़ता है उर्वरा। इसके आगे बात करेंगे 48 है। वह समुद्री सीमा कौन है जहां तापमान तेजी से कम हो जाता है। वह समुद्री सीमा कौन है जहां पे तापमान तेजी से कम हो जाता है। हेलोकाइना, देख सकते हैं, हेलोकालाइन, माफ कीजिएगा, हेलोकालाइन। थर्मोस्फियर, इसके बाद है थर्मोकलाइन, बिल्कुल सही जाएगा, सी ऑप्शन थर्मोकलाइन सही करिएगा। वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है उसे थर्मोकलाइन के नाम से जानते हैं। 49 देखेंगे। 49 प्रश्न है कि बेसल मापदंड किससे संबंधित है। बेसल मापदंड किससे संबंधित है। बैंकिंग क्षेत्र से। किससे फ्रेंड्स है, बेसल मापदंड जो है ना ये बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है, ऑप्शन ये सही जाएगा। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स 50 से प्रश्न है कि इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का
का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? बहुत मस्त प्रश्न है। जॉर्ज मिसलेट के द्वारा, ऑलिवर गोल्डस्मिथ के द्वारा, फ्रेडरिक एंगल्स के द्वारा, अर्नल्ड टायम्बी के द्वारा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डी ऑप्शन जो आएगा ना बिल्कुल सही जाएगा। तो 1 से लेकर 50 तक इंपॉर्टेंस क्लास हुआ आज आप लोगों का। बहुत मस्त प्रश्न है, चुनिंदे प्रश्न है भाई, और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस है। कैसा लगा भाई आप लोगों को आज की क्लास? जरूर कमेंट करिएगा, बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। मिलेंगे शाम की क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू आप सभी साथियों को।